जेंडर, रिलीजन और कास्ट, लिंग, धर्म और जाति। हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, यानी कि एक और नई ऐसी क्लास में जहां पर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे आपकी क्लास 10th की पॉलिटिक्स का हमारी तरफ से पहला चैप्टर और आपकी एनसीईआरटी की तरफ से तीसरा चैप्टर है, क्योंकि पहले दो चैप्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको ओरिएंटेशन वीडियो में बता रखी थी। अभी हमारा मेन मुद्दा है कि हम लोग ख़त्म कर पा रहे हूँ अपना ये चैप्टर, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब इस चैप्टर में 3 शब्द दिए गए हैं भाई। तो मैंने आपको कहा ये भाई, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो शब्द के नाम के पीछे घुस जाओ, क्योंकि नाम बहुत कुछ बताना चाहता है। जैसे जेंडर, रिलीजन और कास्ट। स्टार्ट में मैंने आपको बताया जेंडर यानी लिंग, और रिलीजन यानी धर्म, और कास्ट यानी जाति। अब इन तीनों को आप पढ़ रहे हैं किस किताब के अंदर भैया? तो आप पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपको इस चैप्टर की 3 हेडिंग तो आराम से मिल जाती हैं, और 2 हेडिंग जो इसके अंदर छुपी हुई हैं उसको तुम्हारा भाई बताएगा, ठीक है। पहली हेडिंग क्या? जेंडर एंड पॉलिटिक्स, है ना, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स चैप्टर में पढ़ रहे हो तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्या हो सकता है? अगला हो सकता है आपका रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स में किस तरीके का यूज़ किया जाता, किस तरीके से यूज़ किया जाता है हमारे रिलीजन का, धर्म का। और अगला है आपका कास्ट एंड पॉलिटिक्स, यानी जातियों का किस तरीके से यूज़ किया जाता है आपकी पॉलिटिकल साइंस में या फिर आपकी राजनीति में। ये 3 हेडिंग तो आपको क्लियरली विजिबल होंगी, क्लियरली आपको पता होंगी कि हाँ ये 3 तो होनी ही चाहिए भैया। ट्रिक भी अगर आपको पता होगी, यानी थोड़ा बहुत मैथ जानते होगे, तब भी आपको पता ही होगा, ठीक है। अब 2 हेडिंग इसके अंदर जो है वो आपको मैं ही बता सकता हूँ, जो कि है आपकी एक वुमेन एज रिप्रेजेंटेटिव। वुमेन एज रिप्रेजेंटेटिव क्यों बताता हूँ। जब आप जेंडर एंड पॉलिटिक्स का पोर्शन पढ़ते हैं तो उसी में आपको मिलता है क्या? वुमेन एज रिप्रेजेंटेटिव। यानी आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संविधान ने इतनी मेहनत की, इनको रिज़र्व भी किया गया, वहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरीके से इनको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे आप भी अगर रूरल एरियाज़ में हैं तो आप देखते हैं किस तरीके से अगर महिला सीट आ जाती है तब क्या करते हैं नेता कि अपने परिवार की अगर कोई महिलाएं हैं, उनकी पत्नी हैं, उनकी भाभी हैं, है ना, मतलब उनके परिवार की अगर कोई महिला है तो उनको खड़ा कर देंगे। और जब आप उनका बैनर देखेंगे ना तब आपको हंसी लग जाएगी, क्योंकि जिस महिला सीट के नाम पर आया है बैनर में उनका फ़ोटो अगर इतना बड़ा है तो उनके पीछे जो उनके देवर जी हैं या फिर उनके जेठ जी हैं, उनके पति हैं, उनका फ़ोटो इतना बड़ा रहेगा। यानी आप यहाँ से ये बात पता लगा सकते हैं भैया कि अगर जनरल सीट आ गई या फिर वैसी कोई सीट आ गई तब तो ये लड़ेंगे ही लड़ेंगे नेताजी, लेकिन अगर वुमेन सीट आ गई तब भी क्या होगा? महिला रिजर्व सीट आ गई तब भी ये अपने यहाँ की महिला को लड़ा देंगे। लेकिन इन महिला का काम केवल पोस्टर में इतनी एरिया को घेरना होता है, और अगर ये जीत गए तब इनका साइन करने के अलावा और कोई काम नहीं है इन महिला का। आप ये देखते हैं सारा जो काम है, सारा जो धंधा है, लोग वोट भी देते हैं इन्हीं नेताजी के नाम पर, नेताजी ही मेहनत भी करते हैं, यानी सारी चीज़ ओवरऑल नेताजी ही करते हैं। बस संविधान की बात माननी पड़ेगी, इसीलिए महिला को खड़ा किया जाता है। तो किस तरीके से हमारे यहाँ महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, किस लिए इनको बनाया गया था, और किस तरीके से यूज़ हो रही हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे आज के इस चैप्टर में। और साथ ही साथ ही कास्ट एंड पॉलिटिक्स की जगह अब हम लोग पॉलिटिक्स एंड कास्ट को भी जानेंगे। क्या अंतर है भैया? हैं या तो खा के पियो कि पी के खाओ, है ना। तो ऐसी बात नहीं है। जैसे हम लोग कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ेंगे किस तरीके से जो हमारे यहाँ की राजनीति है वो यूज़ कर रही है कास्ट सिस्टम को वोट बटोरने के लिए, उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे इस सेक्शन में किस तरीके से कास्ट भी यूज़ करता है पॉलिटिक्स को अपना काम निकलवाने के लिए। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी अगर कोई निश्चित क्षेत्र है तो वहाँ पर जो नेता खड़ा किया जाएगा, अगर वहाँ का जो पार्टी है उसको पता चल जाएगा कि मान लो कोई है, मान लो बुक्सपुर है, ठीक है, बुक्सपुर है, ठीक है। अब बुक्सपुर है भैया पूरा क्षेत्र। अब यहाँ पर इनको पता है कि बुक्सपुर के अंदर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा कौन है भैया? स्टूडेंट, कोई जाति हो अगर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम की जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। तब यहाँ पर जो पार्टी होगी जब उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्टूडेंट जाति के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव अपना खड़ा करेगी, जिसको टिकट देगी, वो भी कोई स्टूडेंट को ही देगी। जिससे क्या हो, जिससे इसको भी इनसे वोट मांगते हुए कोई हिचकिचाहट ना हो, और इनको भी उस रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते समय कोई हिचकिचाहट ना हो। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स यूज करती है कास्ट को
अब आप ये भी देखते हैं कि जो स्टूडेंट हैं इसको भी आपने अपने यहाँ देखा होगा कि अगर कोई एक जाति के आदमी है तो वो अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ही ज़्यादा जानकार कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, लेकिन अगर वो उनकी जाति से नहीं है तो उनको वोट नहीं देंगे। वहीं पर अगर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है जिसको कुछ भी नहीं आता, बस वो उनकी जाति का है, तो वो उन्हीं को वोट देंगे अपनी जाति के नाम पर। ठीक है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि केवल पॉलिटिक्स ही कास्ट का यूज़ नहीं करती, बल्कि कास्ट भी यूज़ कर रही होती है पॉलिटिक्स का। तो ये सारी हेडिंग हम लोग इस चैप्टर में लेने वाले हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका टाइटल जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो जेंडर में किस तरीके से भैया पॉलिटिक्स का यूज़ किया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स असाइन वुमेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर। आप देखते हैं कि जब आप ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, जब पुराने समय में जेंडर्स का जब रोल आप समझ सकते हैं बटा हुआ था, तो कैसा था वो, इस तरीके से था कि जो मैन हैं, जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो घर से बाहर जा रहे होंगे काम करने के लिए। आप देखते हैं कि जो जनजातियां हैं उनमें जाते हैं सब लोग गायों को चराने के लिए, अपने कैटल को चराने के लिए, और वुमेन वहाँ पर भी घर ही का काम करती हैं। और शहरों में भी आप अगर हाउस मेकर हैं तो देखते हैं कि महिलाएं वहाँ पर भी घर का ही काम करती हैं और पुरुष बाहर जाते हैं। तो पिछले पुराने ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के हिसाब से क्या कर दिया गया है, ये सबका रूल असाइन कर दिया गया है, सबको ये रूल बता दिया गया है कि जो वुमेन हैं उनको तो भगवान ने घर का काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है और अपने चाइल्ड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। वहीं पर जो आदमी हैं, जो पुरुष हैं, इनका काम तो बाहर जाकर करने का है। ठीक है, काम करने का है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि एक चीज़ और भी आप देखते हैं कि जो महिलाएं हैं इनका जो काम है, क्या ये काम नहीं कर रही हैं घर पर, लेकिन ये काम कर रही हैं, लेकिन इनका काम करने के बाद भी ये हमेशा हमेशा अनपेड रहती हैं। क्या आपकी मम्मी को कोई सैलरी मिलती है अगर वो घर पर खाना बना देती हैं? ऐसा तो है नहीं। और डोमेस्टिक वर्क करने पर या कोई भी घर का काम करने पर वो अनपेड ही रह जाती हैं, उनको कोई भी तरह का पैसा नहीं मिल रहा होता है, ये आप देखते हैं। वहीं पर अगर आदमी की बात करें, पुरुष की बात करें, मैन की बात करें, तब ये घर के बाहर जाकर काम करते हैं और इनकी जो जॉब है वो पेड जॉब है, यानी आपके पापा को सैलरी मिलती है, आपके पापा को तनख्वाह मिलती है, आमदनी मिलती है। ठीक है, और इसीलिए आप ये भी देखते हैं कि जो पुरुष हैं इनकी नौकरी को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। इनको आप देखेंगे आपके घर पर जितनी ज़्यादा पिताजी की इज्जत की जाती है उतनी ज़्यादा आपकी माता की इज्जत नहीं की जाती है। सिंपल सा बात है भाई। तो इसीलिए जो पेड़ हैं उनको क्या मिलती है भैया, इज्जत ज़्यादा मिलती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि वुमेन्स जो हैं ये केवल आपके घर पर ही अनपेड काम कर रही हैं, बाकी शहरों में आप देखेंगे तो ये पेड वर्क्स पर भी जा रही होती हैं, यानी घर के बाहर भी जाकर काम कर रही होती हैं। अब ऐसा है नहीं कि घर पर जाकर वे मतलब काम तो ऐसा करती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो क्या करती हैं, दो क्षेत्र में आप रूरल एरियाज़ में देखते हैं कि एग्रीकल्चरल काम वो कर रही होती हैं महिलाएँ, यानी खेतों में काम कर रही होती हैं, चाहे अपने खेत में चाहे दूसरों के खेत में। तो वहाँ पर उनको मजदूरी के हिसाब से पेड होती हैं, वो उनको सैलरी मिल रही होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में क्या करती हैं, अर्बन एरियाज़ में खेत तो कम है भाई, क्षेत्र तो कम है, तो वो क्या करती हैं, किसानी नहीं कर सकती, तो वो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती हैं, ऑफिस वर्कर के रूप में काम करती हैं, ऑफिस में झाड़ू पोछा लगा सकती हैं। किसी के घर पर जहाँ पर ज़्यादा लोग घर के बाहर काम करते हैं वहाँ पर वो क्या कर सकती हैं, उनका झाड़ू पोछा कर कर पैसा कमा सकती हैं। तो ये जो काम है आप देखते हैं कि महिलाएँ कर रही होती हैं। पुराने समय से ही जो महिलाएं हैं इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो पब्लिक लाइफ में और पॉलिटिक्स हैज़ बीन मिनिमल। तो पब्लिक लाइफ के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर इनका जो रोल है महिलाओं का उसको बहुत कम कर दिया गया है। वहीं पर जो आदमी हैं, पुरुष हैं, वो बहुत समय तक ही जो रोल मेकिंग डिसीजंस हैं इसके अंदर डोमिनेट करते आए हैं, इसके अंदर इनका वर्चस्व रहा है, राज रहा है। अब यहाँ तक की बात मैं आपको दोबारा से आपकी नज़रों से दौड़ा देता हूँ। तो पहले आपको ये बता दिया गया है कि पुराने समय से ही जो महिला थी उनका काम को सेपरेट कर दिया गया, उनके काम को बांट दिया गया। बहन तुम क्या करोगी, तुम हाउस वर्क करोगी और चाइल्ड केयर करोगी, वहीं पर जो पुरुष है ये घर के बाहर जाकर काम करेगा। अब यहाँ पर आप ये भी देखते हैं कि सैलरी की जब बात आती है तब महिलाएं जो कि घर पर काम करती हैं इनको अनपेड रखा जाता है, इनको पैसे नहीं मिलते हैं। वहीं पर जो पुरुष हैं वो घर के बाहर काम करते हैं और उनको पैसे भी मिलते हैं, पेड जॉब रहती है उनकी। अब महिलाएं ऐसा नहीं है कि हमेशा अनपेड जॉब ही करती हैं, ये भी पेड जॉब कर सकती हैं। जैसे रूरल एरियाज़ में, गांव के क्षेत्र में अपने खेत में जाएंगी तब तो पैसा नहीं मिलेगा, दूसरे के खेत में जाएंगी तब इनको मजदूरी के हिसाब से पैसा मिल रहा होता है। तो पेड जॉब वुमेन भी कर सकती हैं। और वही उसी तरीके से आप अर्बन एरियाज़ में देखते हैं कि वुमेन क्या करती हैं, खेत तो है नहीं, तो वहाँ पर क्या करती हैं, वहाँ पर डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती हैं। मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास में देखते हैं कि जहाँ पर जो आदमी है ज़्यादा घर के बाहर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑफिस के वर्कर के रूप में या फिर घर पर भी झाड़ू पोछा कर देती हैं, इनको पैसा मिल जाता है।
पुराने समय से अब हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के अंदर हम क्या देखेंगे कि पुराने समय से ही जब भी कोई डिसीजन मेकिंग रोल आया है या फिर कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर इनका काम लगा है या फिर कोई पब्लिक लाइफ में इनका काम लगा है, तो जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जो मैन है वो तो भाई बहुत पुराने समय से ही हिस्टोरिकल ही आप देखते हैं कि वो डोमिनेट करते आए हैं। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप देखते हैं कि पुराने समय से हमेशा राजा जो थे वही जो पूरे देशों उन्हीं चलाते आए थे। तो जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तब किसी राजा का नाम आता है, तब आपका पहला दिमाग क्लिक होता है कि पक्का वो कोई राजा जो रहे होगा पुरुष ही रहा होगा। जैसे रज़िया सुल्तान की अगर कोई आपको रानी मिल जाती है या फिर कोई भी ऐसी रानी मिल जाती है जो देश को चला रही थी, तब आप उसको अलग नज़रिए से देखते हैं। तब आप देखते हैं जैसे समझ रहे हैं ना कि बिल्कुल एक अलग सरप्राइज होकर देखते हैं कि अरे रज़िया सुल्तान तो रानी थी जो देश चला रही थी। पूरे दिल्ली सल्तनत में आप देखते हैं कि केवल रज़िया सुल्तान ही एकमात्र रानी थी जिन्होंने देश को चलाया, और पूरा दिल्ली सल्तनत राजाओं से भरा हुआ है। तो जब भी राजा की बात आती है, जब भी कोई बड़े पद की बात आती है, तब आप देखते हैं कि जब कोई पुरुष का नाम आता है तब कोई ज़्यादा चकराता नहीं है, तब किसी को बहुत बड़ी बात नहीं लगती, नॉर्मल बात लगती है। लेकिन अगर कोई महिला देश को चला रही हो, कोई महिला बहुत बड़ा काम कर रही हो, तब आदमी को बहुत ज़्यादा ठोकर लग सकती है, तब आदमी बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो जाता है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि इतनी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस क्यों है भैया, वुमेन को डिसएडवांटेज फेस क्यों करनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वुमेन की जब आप लिटरेसी रेट देखते हैं तो केवल 54% है, यानी आधी महिलाएं जो हैं वही केवल पढ़ी लिखी हैं, आधी महिलाएं तो पढ़ी लिखी ही नहीं हैं। और मेंस की बात करें, पुरुषों की, तो 76% आदमी पढ़े हुए हैं। तो जहाँ पर शिक्षा होगी वहीं पर महिलाएं आवाज़ उठा पाएंगी अपने आप को पेड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए कुल मिला के। इसीलिए आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जेंडर डिस्पैरिटी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो केवल 54% है और पुरुष का 76% है। यानी आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बेटियों को कम पढ़ाना चाहते हैं कंपेयर करें अगर बेटों से तो। ठीक है, अब आप ये भी देखते हैं कि जो वुमेन हैं इनको एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, सेफ्टी के अंदर कई सारे क्या करने पड़ते हैं, चैलेंज को फेस करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज तो भैया इनका बॉयज़ के कंपैरिजन में है। ठीक है, बॉयज़ के कंपैरिजन में आप देखते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि लड़कों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, लड़कों को एम्प्लॉयमेंट बाहर मिल सकती है, लड़के अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हैं सभी क्षेत्रों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों को ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। वेज का डिस्क्रिमिनेशन भी होता है भैया, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही मान लो 6 घंटे महिला भी काम कर रही है, 6 घंटे पुरुष भी काम कर रहा है, उतना ही काम कर रही हैं, उतने समय तक काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी इनको कम पैसे दिए जाते हैं, इनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं भाई। ठीक है, वाइड स्प्रेड हरासमेंट हो रहा है और वायलेंस हो रहा है। घर के बाहर तो छोड़िए, घर के अंदर भी महिलाओं को सेफ़ नहीं फील कराया जा रहा है। शादी से पहले बेटियों को परेशान किया जा रहा है, शादी के बाद बहुओं को परेशान किया जा रहा है। तो यानी जो महिला है वो हर रूप में है ना, शादी के पहले बेटी के रूप में, उसके बाद शादी हो गई बहू के रूप में, और शादी हो गई बेटी के रूप में पिता और भाई परेशान कर रहे हैं। शादी हो गई तो पति, सास ससुर परेशान कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि जब ये बुढ़ी हो जाती हैं तो इनके खुद के औलाद, इनकी बेटा बेटी भी इनको परेशान करते हैं, इनको वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। यानी जो महिला है इसकी पूरी ज़िंदगी कष्ट से ही भरी है, इसकी पूरी ज़िंदगी में इनको प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती है। अब आप देखते हैं इस लेजिस्लेशन के बावजूद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन परसिस्ट इन वेरियस सेक्टर एंड इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर सन लीडिंग टू अ डिक्लाइनिंग चाइल्ड रेशियो। अब आप देखते हैं कि केवल लेजिस्लेशन की ही नहीं, आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकली भी जो वुमेन्स हैं इनको बॉयज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। वुमेन्स को मेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। आप देखते हैं कि सन जो है, आदमी सोचते हैं कि सन लीडिंग, यानी आप देखते हैं कि स्ट्रांग प्रेफरेंस रहता है आदमियों का कि मेरे बेटा हो। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसीलिए चाइल्ड सेक्स रेशियो गिर जाता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो भैया कि 1000 अगर मान लीजिए लड़के हो रहे हैं तो 1000 लड़के पर कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, और मान लो 950 लड़कियां हैं, समझ रहे हैं, 1000 लड़के हो रहे हैं अगर कहीं पर, अगर एक निश्चित टाइम पर 1000 लड़के पूरे हो गए तो 1000 लड़के पर कितनी लड़कियाँ हैं, इसको आप चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि चूँकि पॉलिटिकली और कई सारे काम में भी जो लड़के हैं इनको ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो इसीलिए आप ये भी देखते हैं कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनका स्ट्रांग प्रेफरेंस रहता है कि उनको क्या हो, बेटा ही हो, डॉटर ना हो, सन हो।
ठीक है। आप देखते हैं अगर बेटा हो गया तो बड़ी खुशी रहती है गांव के क्षेत्र में, तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है अगर बेटी रहती है। अब तो कम हो गया है, पहले मार डाला जाता था बेटियों को, ठीक है। और अभी भी मतलब कम हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म हुआ है, अभी भी कम हुआ है, ठीक है। जैसे अभी जल्द में ही न्यूज़ आई थी कि एक माता को बाथरूम में उनकी बेटी हुई और जैसे उन्होंने देखा कि मेरी बेटी हुई, उन्होंने उसको कमोड में डाल दिया, सोचिए। और डालने के बाद उसको दबा दबा कर उसके अंदर डाल दिया, और फ्लश भी चालू कर दिया जिससे वो बिल्कुल मिले ना, फंसे ना। हालांकि बाद में हॉस्पिटल की जब नर्स आई तो उसने देखा कि वहाँ से पानी पास नहीं हो रहा है, तब उसके बाद आप देखते हैं कि उसने जब उसको निकाला तब उनको पता चला कि ये तो बेटी मरी पड़ी है। सोचिए, एक रोती हुई बेटी और अपनी मतलब माँ ही बेटी को इस तरीके से मार डाली। सोचिए, इस तरीके से लड़कों के लिए प्रेफरेंशियल हो रहा है, लड़कों को इस तरीके से आदमी स्ट्रांग प्रेफरेंस देते हैं। और इसमें हमारी ही गलती है भाई, हम ही लोग इनको पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे होते हैं महिलाओं को। हम ही पॉलिटिकली, जब हमने कहा कि भैया लड़का है यही जब काम करेगा तो इसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लड़की काम करेगी इसको कम सैलरी मिलेगी, इसीलिए आप देखते हैं किस तरीके से बिल्कुल भाई, इसमें केवल आप कह सकते हैं पेरेंट्स की नहीं गलती है, पूरे समाज की गलती है, पूरी कम्युनिटी की गलती है, पूरे देश की गलती है। इसीलिए सेक्स रेशियो भी डिक्लाइन हो जा रहा है भैया। तो जब सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो जाएगा तब मतलब मान लो भाई, अगर 1000 लड़के हो रहे हैं, 1000 लड़के हो रहे हैं, अब उसी पे 1000 अगर लड़कियाँ होती तो सभी की शादी हो सकती थी, सभी की पॉपुलेशन बढ़ सकती थी। अब 1000 लड़के पे 1000 लड़कियाँ हो ही नहीं रही हैं, तो मान लो 950 लड़कियाँ हो रही हैं, तो चाहे जो भी कर लेंगे 50,000 लड़के तो अनमैरिड ही रह जाएंगे, बैचलर ही रह जाएंगे। चाहते हुए भी इनकी शादियाँ नहीं हो पाएंगी और फिर पॉपुलेशन गिरना आम बात है। समझ रहे हैं आप, ये दिक्कत हो रही है। इसके बाद आप देखते हैं कि वुमेन्स के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इन पॉलिटिक्स टू वुमेन्स इशू आर ऑफन ओवरलुक्ड, हैंस डिमांड हैव इंक्रीज फॉर मोर फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन पोजीशन ऑफ पावर टू इंश्योर देयर कंसर्न इन एड्रेस। अब आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर हमने इतना ज़्यादा वुमेन्स के इशू देखे, हमने देखा कितना ज़्यादा वुमेन्स को पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए इनको इतने ज़्यादा कष्ट दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए जो देश है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने बहुत ज़्यादा डिमांड की कि अब क्या किया जाएगा कि अब इंक्रीज़ किया जाए फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन तरीके की पावर की पोजीशंस में, जिससे क्या हो सके, जिससे इनकी भी जो कंसर्न है उनको भी एड्रेस किया जा सके, जिनसे महिलाएँ हैं उनकी भी क्या की जा सके, उनको भी मदद मिल सके। इससे पहले मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। अब इतने ज़्यादा इनको दिक्कतें क्यों सहनी पड़ रही हैं? इसलिए सहनी पड़ रही हैं क्योंकि 54% तो केवल पढ़ी लिखी हैं और 76% तो केवल लड़कों को ही पढ़ाया जा रहा है। आप ये भी देखते हैं कि इनको इतने ज़्यादा चैलेंज इसलिए फेस करने पड़ते हैं क्योंकि मतलब चैलेंज इनको कहाँ कहाँ फेस करने पड़ते हैं, इनको एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी, सब जगह पर इनको लड़कों के मुकाबले ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वेज डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा है कि बराबर काम बराबर मेहनत लगा कर करेंगे, लेकिन लड़कियों को कम मिलेगा, लड़कों को ज़्यादा मिलेगा। और इनको वाइड स्प्रेड हरासमेंट और वायलेशन तो इनके घर बाहर सब जगह हो रहा है, हर उम्र में हो रहा है। अब आप देखते हैं कि जो केवल इस तरीके से घर द्वार की ही गलतियों में नहीं, बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी इनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसी कारण से लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि भैया जब लड़कियों को प्रेफरेंस ही नहीं मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर सकती, ये बराबर मेहनत कर भी पैसा नहीं कमा सकती, तो क्यों हम लड़कियाँ पैदा करें। तब जब लड़कियाँ पैदा होती है तो उनको मार दिया जाता है, लड़कों को ही रखा जाता है, और इसीलिए चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कम हो जा रहा है। सभी लड़कों के बराबर लड़कियाँ हो ही नहीं पा रही हैं। अब इनका रिप्रेजेंटेशन जो है जब ये बहुत ज़्यादा कम होने लगा तो इन सारे इशू को देखते हुए क्या किया गया, इन्होंने डिमांड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ाई गई कि अब क्या किया जाए, पॉलिटिक्स के अंदर भी इन पावर वाली जो पोजीशन है इनके अंदर भी फीमेल रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जा सके, जिनसे इनकी जो प्रॉब्लम है इनको एड्रेस किया जा सके, ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इसको बैलेंस किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अब आप ये भी देखते हैं कि इंडिया हैज़ लो लेवल ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडी विद लेस देन 15% ऑफ लोकसभा सीट हेल्ड बाय वुमेन इन 2019 में जब सेंसस हुए थे, या फिर 2019 में मान लीजिए जो इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर ये देखा गया था कि अभी भी इतना ज़्यादा करने के बाद भी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, यानी आपका लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर यानी जहाँ से नियम बनते हैं, जैसे स्टेट लेवल पे आपका विधानसभा है और विधानमंडल है, विधान परिषद है, उसी तरीके से आप देखते हैं कि जो आपका वो है पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, तो इस तरीके से आप देखते हैं जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं इनके अंदर भी केवल 15% वुमेन जो हैं, सोचिए 100% में केवल 15% वीमेंस जो हैं वही रिप्रेजेंट कर पा रही हैं, यानी अभी भी बहुत कम है ये चीज़।
ठीक है। और आप देखते हैं हाईलाइटिंग द नीड फॉर मेजर लाइक इशूज रिजर्व सीट टू एड्रेस दिस डिस्पैरिटी। अब इस डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए, इस कष्ट को ख़त्म करने के लिए आप देखते हैं कि यही जो डाटा है यही हाईलाइट कर देता है कि भैया अब तो आपको ऐसे नियम उठाने पड़ेंगे जैसा कि हम लोग रिजर्व कर दे सीट महिलाओं के लिए। ठीक है। तो 15% आप देखते हैं लोकसभा में केवल महिलाएं दिखी 2019 में इलेक्शन के बाद। तो आपको ये पता चल गया होगा कि क्या हो गया है, आपको ये चीज़ पता लग जानी चाहिए थी। हाँ ठीक है। तो इसके बाद आपको ये चीज़ पता लग जानी चाहिए कि ठीक है अब हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग महिलाओं के लिए भी सीट को रिजर्व करें। इसको मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ वहाँ से यहाँ से। मतलब अभी तक हमारा क्या चल रहा था, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अब हमारा चल रहा है कि वुमेन एज अ रिप्रेजेंटेटिव वाला जो पोर्शन है वो चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सरकार ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमको ये जो पावरफुल पोजीशन है इनको भी हमें महिलाओं को देने के लिए डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके, जिससे इनकी जो कंसर्न है, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम लोग एड्रेस कर सकें। इतना सब करने के बाद भी आप देखते हैं कि लोकसभा का जब 2019 में इलेक्शन हुआ तब केवल 15% जो वो महिलाएं थी उन्हीं को ही लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में आप कह सकते हैं कि जगह मिल पाई। इससे ये चीज़ टोटली हाईलाइट हो गई कि भैया तुम चाहे जितना कर लो, इस डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए तुमको ऐसे नियम लेने पड़ेंगे जैसे कि महिलाओं की सीट को रिजर्व करने का। ठीक है। अब रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आता है। अब रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में आप क्या देखते हैं कि किस तरीके से धर्म में क्या चल रहा है, धर्म द्वारा किस तरीके से पॉलिटिक्स धर्म का यूज़ कर रही है। अब गांधी एम्फसाइज एथिक्स इन पॉलिटिक्स। गांधी जी ने क्या किया, एथिक्स को ही पॉलिटिक्स में बताया। क्या किया, विच अलाइन विद ह्यूमन राइट ग्रुप एडवोकेटिंग फॉर रिलीजन माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। जहाँ से क्या हुआ, जहाँ से ये उन्होंने कहा कि अब मनुष्य को क्या मिलना चाहिए कि अगर वो माइनॉरिटी में है तो उनको अपना रिलीजन प्रोटेक्ट करने के लिए उनको राइट्स मिलने चाहिए। ये चीज़ गांधी जी ने कही। इस तरीके से वुमेन्स मूवमेंट हैज़ आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। अब आपको ये भी देखने को मिलता है कि महिलाओं ने जब मूवमेंट किया तो वहाँ से हमको ये चीज़ भी पता चली, उन्होंने ये चीज़ की भी आर्ग्यू की कि आप धर्म को तो बचा लेंगे कि धर्म के अंदर भी क्या कर दिया गया है, मतलब ना केवल उस तरीके से बल्कि धर्म के अंदर भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचाया जा रहा है। आप देखते हैं कि कई सारे ऐसे मस्जिद हैं जहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए, शायद मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि मस्जिद के अंदर भी कुछ ऐसे जगहें हैं। जैसे अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मस्जिद के अंदर भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता। हिंदू महिलाओं की बात नहीं कर रहा मैं, मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहा हूँ। उनके लिए भी सोचिए, नमाज़ अदा करने के लिए मेरे ख्याल से मस्जिद नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, दरगाह पर नहीं जाने दिया जाता। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि वुमेन के जब मूवमेंट हुआ तो वुमेन मूवमेंट ने ये भी बताया, आर्ग्यू किया कि आप क्या कर सकते हैं, आप ऑल रिलीजन को तो बचा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बचा सकते हैं, लेकिन जो फैमिली लॉज हैं वुमेन के खिलाफ हैं, जो रिलीजियस लॉज, इसको आप क्या करेंगे। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉ टू मेक देम मोर इक्विटेबल। तो उन्होंने ये भी डिमांड की कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इन लॉज को चेंज करना चाहिए जिससे आप क्या कर सकें, आप इक्विटेबल बना सकें हम दोनों के राइट्स को, यानी जितना राइट पुरुष को है उतना राइट महिलाओं को भी मिले, चाहे धर्म के क्षेत्र में चाहे जहाँ पर। आगे बात आती है कम्युनलिज्म की। यही बड़ी बेहतरीन चीज़ है भाई। टू प्लेस वंस कम्युनिटी अबव एवरीथिंग इंक्लूडिंग द नेशन। टू प्लेस वंस कम्युनिटी अबव एवरीथिंग इंक्लूडिंग द नेशन, इट इज़ व्हेन रिलीजन इज सीन एज बेसिस ऑफ द नेशन। इट बिकम्स एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नेशन के लेवल पर क्या है भैया, कम्युनिटी जो है इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो क्या है भैया, वो बिल्कुल बेसिक्स है नेशन का। इट बिकम एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स। आप देखते हैं कि जब पॉलिटिक्स के अंदर धर्म का यूज़ किया जाने लगता है, आप कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव टर्म्स में, या फिर आप जो मैंने आपको शुरुआत में बताया भी कि अगर एक क्षेत्र में पूरा मान लीजिए ब्राह्मण जाति है तो वहाँ पर ब्राह्मण ही खड़ा किया जाएगा। तो जब पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन का यूज़ किया जाने लगता है तब भी ये भी बड़ा खतरा हो जाता है, एक्यूट सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, ठीक है। अब सेकुलर स्टेट की बात आती है। इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ भैया, रिलीजन एंड कास्ट वाला आपका दोबारा से बता देता हूँ। तो रिलीजन एंड कास्ट में हम क्या देखते हैं, हमें देखते हैं गांधी जी ने पॉलिटिक्स के अंदर एथिक्स को बहुत ज़्यादा अलाइन किया, जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो मनुष्य हैं इनको अपना धर्म को बचाने के लिए, माइनॉरिटी में अगर वो हैं तो उनको अपने धर्म को बचाने के लिए पूरी राइट्स मिलने चाहिए।
सिमिलरली आप ये भी देखते हैं कि जो जब धर्म को बचाने की बात आई तब महिलाओं ने यह भी बताया कि ना केवल घर द्वार में ही बल्कि धर्म के अंदर भी जो वुमेन्स हैं इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। धर्म के अंदर भी जब वुमेन्स मूवमेंट हुआ तो इन्होंने बताया कि हमारे साथ वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे लॉज को चेंज करना चाहिए जो कि इस डिस्क्रिमिनेशन को कर रहे हैं, जिससे महिला पुरुष धर्म के मामले में तो इक्विटेबल हो ही पाएँ, बराबर हो ही पाएँ। इसके बाद आती है एक अलग टर्म की बारी जो कि है कम्युनलिज्म, जहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि जो कम्युनिटी है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है नेशन के रूप में। नेशन इंक्लूड नेशन, उनको क्या किया जाता है, सबसे ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिलीजन है वो तो बेसिक्स है नेशन का। अब आप ये भी देखते हैं कि जो क्या किया जा रहा है, जब रिलीजन को पॉलिटिक्स के अंदर यूज़ किया जाने लगता है तब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है अगर क्या होने लगे, पॉलिटिक्स के अंदर भी यूज़ करने लगे आप रिलीजन को। इसीलिए जब रिलीजन की बात आई तब हमारे देश ने कहा कि भैया ये जो है ये सेकुलर स्टेट है भैया, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडिया। यहाँ पर भारत ने चीज़ डिक्लेयर कर दी कि भारत का कोई खुद ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान का मुस्लिम रिलीजन जो है वो ऑफिशियल रिलीजन है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर इस चीज़ को बता दिया गया प्योरली कि भैया आप चाहे जिस धर्म के हैं आप अपने धर्म को बचा कर रखिए, आपके धर्म को बचाने में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन भारत का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ऑफर स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। आप सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश की किसी धर्म को बहुत ज़्यादा वरीयता दे के कोई चाहे कि हाँ ये जो मेरा धर्म, ये धर्म जो है इसको मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँ, तो भारत किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा है, इसने किसी को भी स्पेशल स्टेटस नहीं दे रखे हैं रिलीजन के मामले में। लेकिन ये है कि भाई अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने धर्म को मानना चाहते हैं, आप अपने धर्म को समझना चाहते हैं, तब आपको पूरी तरीके से फ्रीडम भी देता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोग रिलीजन के नाम पर क्या करते हैं, रिलीजन के नाम पर कोई दंगा फसाद करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लेकिन तब मैं आ जाऊँगा, है ना। तो क्या बात आपने यहाँ तक जानी, आपने ये जानी कि भारत का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो भारत का संविधान है ये किसी भी रिलीजन को बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं देता भाई तुम ही सर्वे सर्वा हो। तीसरी बात आपने ये जानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबको इक्वल राइट देता है, भैया तुम आराम से क्या कर सकते हो, अपने इस धर्म को समझ सकते हो, मान सकते हो, बढ़ा सकते हो आगे। लेकिन चौथी बात और इम्पॉर्टेंट बात कि बढ़ाने के लिए आपको किसी को काटना मारना नहीं है। अगर आपने ऑन ग्राउंड कोई डिस्क्रिमिनेशन किया रिलीजन के मामले में, तब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को प्रोहिबिट कर देगा, पहुंचा देगा पुलिस और डंडे पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारा दूसरी बात, रिलीजन इन पॉलिटिक्स। अब आ जाते हैं तीसरी बात की तरफ जो कि कहता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो कास्ट प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स इन सोसाइटी लाइक इंडिया। आप देखते हैं हमारा जो भारत है यहाँ पर और सब जगह तो कास्ट का उतना ज़्यादा वही नहीं है भाई। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स माने वहाँ के तो लोग भी कास्ट को अपने नहीं मानते। ऐसे आप जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो आप देखेंगे कि लोग इतना कम मानते हैं अपने धर्म को कि उनको पता ही नहीं है भैया कि हमारा धर्म क्या है। सोचिए, जब कोई उनके धर्म का त्यौहार आएगा तभी उसको मना लेंगे और उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, उनको अपना कल्चर इतना सही लगता है कि मतलब हमारे यहाँ की तरह नहीं है उनका। ऐसे आप देखते हैं वहाँ पर कि उनको बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं है मेरा धर्म क्या है। जब उनके यहाँ त्यौहार आता है तब उनको याद होता है अच्छा मेरा ये धर्म है, तो एक काम करता हूँ चलिए इसको मना लेते हैं। लेकिन भारत जैसे जो सोसाइटी है इसके अंदर आप देखते हैं कि जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। पॉलिटिक्स के लिए मान लीजिए जिस तरीके से आपके लिए मैं मैराथन लेकर चला हूँ क्लास 10th में, जिस तरीके से आपको मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ ना इस चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ, उसी तरीके से आप देखते हैं कि कास्ट, जब पॉलिटिक्स में कास्ट की बात आती है तो पॉलिटिक्स में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नेता मंत्री हैं, उनको मज़े आ जाते हैं भैया कास्ट की बात आ गई अब तो हम भर भर के वोट पाएंगे। वेयर इट्स हिस्टोरिकल इम्पैक्ट परसिस्ट, और लाइक इंडिया वेयर इट्स हिस्टोरिकल इम्पैक्ट परसिस्ट, यानी जो इंडिया है यहाँ पर ना अभी पॉलिटिक्स की बात में बल्कि इतिहास में, यानी बहुत पुराने समय से जो कास्ट है ये क्या करती आई है, ये बहुत ज़्यादा कैसे इम्पैक्ट डालती आई है। दिस रिलेशन इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग पावर डायनेमिक्स एंड सोशल जस्टिस इन सच कॉन्टेक्स्ट। इस जैसे सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं कि जो समाज है उसके अंदर जो
जो पावर डायनेमिक्स है यानी पावर को देने के, आप समझ सकते हैं ना कि सोसाइटी के अंदर पावर देने की जो व्यवस्था है उसमें जो कास्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल मनाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है। और साथ ही साथ इसकी रिलेशनशिप को समझना ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मुश्किल भी है। अब कास्ट इनइक्वालिटीज़ क्या है भाई, तो कह रहा है कि वैसे टाइम कितना हुआ भाई, कास्ट टाइम कितना हुआ। हाँ मुझे लगता है ये क्लास भी आपकी ज़्यादा ज़्यादा 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, हो तो जानी चाहिए। ठीक है, तो कास्ट इनइक्वालिटीज़ क्या है, अच्छे से पहले मैं आपको रिवाइज करा दूँ ना, सारा रिवाइज तो मैंने कराया ही नहीं। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, वुमेन पॉलिटिक्स, हाँ यहाँ तक मैंने आपको करा दिया, यहाँ से ये भी मैंने आपको करा दिया। हाँ यहाँ से कम्युनलिज्म क्या है भैया, कम्युनलिज्म जो है ये बहुत अब आता है नेशन के रूप में, क्योंकि जो रिलीजन है ये क्या है, ये बेसिक्स है नेशन का। आपको ये भी देखते हैं कि जब रिलीजन की बात आ जाती है आपके पॉलिटिक्स के अंदर, तब ये बहुत ज़्यादा एक्यूट व्यवस्था बनाता है, बड़ी दिक्कत कर देता है आपके पॉलिटिक्स को। इसीलिए हमारे भारत ने सॉल्यूशन निकाला है, कहा भैया हम तो सेकुलर स्टेट रहेंगे, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन को समझ सकते हैं, मना सकते हैं, मान सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने रिलीजन को, लेकिन बड़े प्यार से बढ़ाइए भाई। अगर तुमने कुछ दंगा फसाद किया, डिस्क्रिमिनेट किया, तब मैं आ जाऊँगा और तेरी खटिया खड़ी कर दूँगा। अब कास्ट का पॉलिटिक्स के अंदर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और मतलब ज़्यादा स्पेशली इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि कास्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाती है पॉलिटिक्स को जब कास्ट के नाम पर वोट मिलने लगता है। पुराने समय से ही बात चलती आ रही है, और कह रहा है कि इन मतलब कास्ट के सोशली यानी समाज में कास्ट के रूप में जो पावर डायनेमिक्स चल रहा है, कास्ट के रूप में जो सब निकाल रहे हैं वोट को, इनको समझना ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इसका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अब कास्ट इनइक्वालिटीज़ क्या है, तो द इंडियन कास्ट सिस्टम इज़ अ यूनिक हेरिडिटरी सोशल स्ट्रक्चर विद सैंक्शनड ऑक्यूपेशन डिवीजन लीडिंग टू एक्सक्लूसिव एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लोअर कास्ट ग्रुप। आप देखते हैं कि भारत के अंदर जो सोशली स्ट्रक्चर है और सैंक्शनड ऑक्यूपेशन डिवीज़न है, पहले क्या था हमारे यहाँ कि आपको पता ही होगा कि काम के आधार पर सबको जो जो ऑक्यूपेशन करते थे उसको उसके हिसाब से कास्ट मिल रही होती थी। लेकिन अब आप देखते हैं कि कास्ट जो है हेरिडिटरी हो गई है, तो समाज के अंदर जो लोगों को कास्ट मिल रही होती है, उनको जो जात होती है वो अब काम के आधार पर नहीं है, उनके जन्म के आधार पर हो जाती है। उनके पिता जिस जात के थे उनको वो बेटा भी उस जात का हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि इसीलिए जो कोई बड़ी जात है, अगर उसने कुछ भी काम धाम नहीं किया है, लेकिन मान लो पंडित की जात में आ गया, उसको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर पंडित की जात में आ गया, तब कोई उससे नीचे अगर कोई है हिंदू के अंदर उनके नीचे भी है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है, उसको बहुत गिरी नज़र से देख रहा होता है। ठीक है, इसीलिए जो एक्सक्लूसिव कास्ट ग्रुप है वो क्या कर रहे होते हैं, लोअर कास्ट ग्रुप को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये तो आपकी कास्ट के अंदर इनइक्वालिटी आती हैं। अब इसके लिए कुछ इन्फ्लुएंशियल रिफॉर्मर्स आते थे, जैसे ज्योतिबा फुले आई थी, है ना, ज्योतिबा फुले आई थी। गांधी जी ने हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। गांधी जी ने हमारे जो भंगी जात होती है उसके लिए क्या किया था, उनको ये बताया कि भैया आपका जो ये जो टॉयलेट साफ़ करने का या फिर गंदगी साफ़ करने का जो काम है ये बहुत बुरा काम नहीं है, क्योंकि इसीलिए इन्होंने जब इंडियन का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था हमारे यहाँ, तब गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ़ कर कर, एनसीईआरटी के अंदर आपका कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट आता है कि इन्होंने खुद टॉयलेट साफ़ कर कर ये बताया कि आपका जो काम है ये ख़राब नहीं है, और इनको हरिजन भी कहा, यानी भगवान के बच्चे कहे। इसी तरीके से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी आते हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। किसको भाई, जो अछूत माना जाता था इनकी जातियों को, उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। पेरियार जो थे, है ना, पेरियार ने भी क्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इन्होंने, तो बहुत ज़्यादा मान सकते हैं कि बिल्कुल अपोजिशन में चले गए थे ये, और इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी, लिख कर भी बताया, समझाया भी, हर तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है कास्ट इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने में। विद सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लाइक अर्बनाइजेशन एंड एजुकेशन कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की। ये जो पुराने समय से कास्ट हायरार्की चल रही है, कास्ट के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इसको बंद करने के लिए इन्होंने अर्बनाइजेशन कर कर यानी शहरीकरण कर कर, और अपनी एजुकेशन की मदद से बहुत ज़्यादा कुछ लिख कर या फिर लेख की मदद से, अपनी एजुकेशन की मदद से और अर्बनाइजेशन की मदद से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। जैसे आप देखते हैं एजुकेशन की मदद से हमारे ज्योतिबा बाई फुले ने किया, अम्बेडकर साहब ने किया, पेरियार ने किया, ठीक है, और अर्बनाइजेशन पर काम करके हमारे गांधी जी जैसे लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हायरार्की जो है इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद की है। ठीक है,
अब आप ये भी देखते हैं कि डिस्पाइट प्रोग्रेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट इन कंटेम्प्रोरी इंडिया, इन्फ्लुएंसिंग मैरिज पैटर्न एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज विद अपर कास्ट इंडिविजुअल ऑफन डोमिनेटिंग अबर अर्बन मिडिल क्लास सेक्टर्स। अब आप अर्बन मिडिल क्लास सेक्टर जो है, जो आपका शहर में मिडिल क्लास सेक्टर है, इसके अंदर आप देखते हैं कि जो अपर कास्ट है क्या कर रही होती हैं, डोमिनेट कर रही होती हैं भैया, किसके ऊपर, इन अर्बन मिडिल क्लास के ऊपर। किस तरीके से, आप ये देखते हैं कि हमारा ये जो कंटेम्प्रोरी इंडिया है, हमारा जो भारत है, इसके अंदर अभी मैरिज पैटर्न का, जब मैरिज पैटर्न पर जब आप बात करेंगे और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ पर आप जब बात करेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक जात वाला आदमी अपनी ही जात की यहाँ शादी करता है, दूसरी जात से शादी नहीं करता है। ठीक है, तो भले ही कुछ प्रोग्रेस की गई है इसके लिए, लेकिन जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये अभी भी जिंदा है कंटेम्प्रेरी इंडिया में। किस रूप में, मैरिज पैटर्न में आप देखते हैं और इकोनॉमिक कंडीशन में भी आप देखते हैं कि जो अपर कास्ट है वो अर्बन मिडिल क्लास की किसी भी जात से शादी नहीं कर रहा होता है, अपनी जात से ही शादी कर रहा होता है। ठीक है, अब आप ये भी देखते हैं कि अब हम लोग एंड पर आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे। Casteism is based on the belief that caste determines social community and interest, but this belief is not always supported by experience। भैया आप ये देखते हैं कि जो कास्टिज्म है, जो जातिवाद है, ये अब क्या माना गया है, ये अब इसको ऐसा मान लिया गया है कि जो जाति है यही आपको बताती है कि आपकी जो सोशल, जो आपकी समाज है, आपकी कम्युनिटी है, इसके अंदर आपकी कितनी ज़्यादा इज्जत हो रही होगी। लेकिन ये जो बिलीव है ये बिल्कुल गलत है भैया, क्योंकि ये जो काम था, ये जो शुरू हुआ था, किस तरीके से ये काम शुरू हुआ था, आपका एक्सपीरियंस की मदद से आपने क्या काम किया है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई किंग, राजा के समय पर उनका किंग था या फिर उनका वॉरियर था, राजा था या उनका सेनापति था, तो उसको क्षत्रिय कहा जाता था। और उस समय पर जो एग्रीकल्चरिस्ट थे और जो मर्चेंट थे, यानी उस समय पर जो 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 आप कह सकते हैं ट्रेड करते थे, जो व्यापार करते थे, उनको उस समय वैश्य कहा जाता था। और अब क्या हो गया कि मान लीजिए क्षत्रिय अगर कोई है और उसका बेटा मान लीजिए व्यापार करने लगा, लेकिन तब उसको वैश्य नहीं कहा जाएगा, उसको क्षत्रिय ही कहा जाएगा। ठीक है, अब इन पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड सिग्निफिकेंट रोल इन कैंडिडेट सिलेक्शन। भैया ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, पॉलिटिक्स के अंदर जब बात आती है कैंडिडेट को सेलेक्ट करने की, तो कास्ट जो है बहुत क्रूशियल रोल करता है, क्रूशियल काम प्ले कर रहा होता है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड गार्नरिंग सपोर्ट थ्रू अपील टू कास्ट सेंटिमेंट। अभी जो आदमियों के अंदर कास्ट सेंटिमेंट बसा हुआ है, यानी मेरी जात सबसे ऊपर, मेरी जात सबसे नीचे है, इसको अपील कर कर, यानी इसको अट्रैक्ट कर कर क्या करते हैं भैया, सपोर्ट को गेन करने में और गवर्नमेंट को बनाने में हमारी जो पॉलिटिक्स है अपने कैंडिडेट को खड़े करने में बेहतरीन काम करती है। यानी जब बात आती है कि मैं भैया क्या करूं, अपनी कैंडिडेट को खड़ा करूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले पता लगाता हूं कि वहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ पर डोमिनेटिंग जो कास्ट है वो क्या है, और उसी हिसाब से मैं कैंडिडेट को खड़ा करता हूँ। फिर से बता देता हूँ, पॉलिटिक्स के अंदर आप देखते हैं कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन है ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि वहाँ की कास्ट कैसी है। जैसे कि क्यों ऐसा है, क्योंकि जब आप उस तरीके से की कास्ट को रखेंगे तो वहाँ के लोगों के अंदर का जो कास्ट सेंटिमेंट है, इसको आपका कैंडिडेट जो है वो अपील कर पाएगा, उसको वहाँ की जो जात है उसको लगेगा कि हाँ भैया हमारी जात का आदमी खड़ा कर दिया है, तो उसको ये अट्रैक्ट कर पाएगा। और इसी कारण से क्या होगा भैया, वो उसका सपोर्ट भी गेन कर पाएगा वहाँ के समाज का, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है उसमें बहुत क्रूशियल रोल अदा कर रहा होगा। यानी आप देखते हैं कि जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे कुल मिलाकर। और आप ये भी देखते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट हैव लेड टू इंक्रीज्ड पॉलिटिक मोबिलाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस अमंग प्रीवियसली मार्जिनलाइज्ड कास्ट। अब पुराने समय से जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट थी, ये अब धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ये धीरे धीरे समझ रही हैं, समझदार हो रही हैं, जब से कुछ टर्म्स आए हैं, जैसे वन पर्सन वन वोट, यानी एक आदमी के पास एक ही वोट होता है, और साथ ही साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी पूरे भारत में कोई भी जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, कोई भी धर्म, लिंग, बैकग्राउंड के आधार पर कुछ भी नहीं किया जाएगा। बस आपकी उम्र देखी जाएगी कि अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं तब आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, अब कास्ट इन पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कि वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, अदर फैक्टर्स सच एज पार्टी लॉयल्टी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट परफॉर्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर। आप देखते हैं कि अगर आप कोई कैंडिडेट हैं तब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप क्या होंगे, अगर आप उस कास्ट के होंगे तब आपको वहाँ पर खड़ा ही कर दिया जाएगा।
अगर कोई आदमी कास्ट से जीत रहा होगा तब तो एक कास्ट के बहुत सारे आदमी हैं। तो केवल कास्ट ही नहीं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रोल नहीं अदा करता, आप जिस पार्टी से टिकट पा रहे हैं उसके प्रति आपकी कितनी लॉयल्टी है, कितने समय से आप वहाँ उसके लिए खड़े हो रहे हैं, साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कितना है भैया, आपके पास पैसा रुपया कितना है। और गवर्नमेंट परफॉर्मेंस ऑल्सो इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर, ये जो वोटिंग बिहेवियर है वहाँ की गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है पिछले समय से, इस पर भी डिपेंड कर रहा होता है आपको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्या है, मान लीजिए कोई, आप सबकी बता देता हूँ भाई। मान लीजिए पहली बात क्या कही है आपकी, पार्टी लॉयल्टी। अब कोई मान लीजिए कैंडिडेट है वो बहुत समय से खड़ा ही नहीं हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, बस वो वहाँ के जात का है तो ऐसा नहीं है खड़ा कर दिया जाएगा। आपको वहाँ की पार्टी के बारे में पता होना चाहिए, आपको वहाँ की पार्टी के प्रति आप लॉयल होने चाहिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात आती है, भैया खड़े हो गए हैं लेकिन प्रचार करने का पैसा ही नहीं है, तब भी नहीं खड़ा किया जाएगा आपको, वहाँ पर कैंडिडेट आपको टिकट नहीं मिलेगा। और अगली बात है गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। मान लीजिए वहाँ की जाति की खड़ा ही कर दिया, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको पता है कि वहाँ की गवर्नमेंट को खड़ा कर देने के बाद भी कुछ काम नहीं कर रही है, बिल्कुल नील गवर्नमेंट है, तब भी वहाँ पर उस कैंडिडेट को खड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब आ गए हैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर आपके चैप्टर की, जो कि है पॉलिटिक्स इन कास्ट। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, 1 घंटे की क्लास जाएगी, मैं आपको ये पूरा रिवाइज करा देता हूँ। कहाँ से थे हम लोग, कास्ट इनइक्वालिटीज से। ठीक है, सेकुलर स्टेट की बात हो गई थी, अब कास्ट इनइक्वालिटी देखो। अब कास्ट एंड पॉलिटिक्स में हम क्या देखते हैं कि पॉलिटिक्स जैसे कई सारे जो सोसाइटी हैं, जैसे इंडिया, इसके अंदर आप देखते हैं कि जो कास्ट है ये प्रोफाउंडली काम कर रही होती है और बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। अब ये जो पावर डायनेमिक्स है और जो सोशल जस्टिस है कास्ट के नाम पर, यानी जो समाज में कास्ट के नाम पर वोट देना, वोट लेना, पावर का डायनेमिक्स चल रहा है, इसको समझना, इसकी रिलेशनशिप को समझना बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप क्या देखते हैं कि जो इंडियन कास्ट सिस्टम है इसके अंदर आप देखते हैं कि पहले क्या हुआ था, आगे ठीक है, इसके अंदर आप देखते हैं कि पहले जहाँ पर ऑक्यूपेशन के आधार पर पहले जहाँ पर जात को बांटा गया था, अब वो हेरिडेटरी सोशल स्ट्रक्चर बन गया है, यानी बाप की जो जात होगी वही जात बेटे की भी होगी। इसी कारण से क्या होता है, जो अपर क्लास है वो लोअर कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रही होती है, बहुत ज़्यादा सता रही होती है। आप ये भी देखते हैं कि ज्योतिबा फुले और गांधी जी, अंबेडकर, पेरियार जैसे लोगों ने अलग अलग अपनी ताकत का यूज़ कर अलग अलग रूप से मदद की है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कास्ट इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लाए हैं, जैसे कि अंबेडकर जी, फूले ने और पेरियार ने क्या किया, अर्बनाइजेशन पर काम किया, और एजुकेशन की मदद से अंबेडकर जी आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रोल किया और ये बता दिया कि हाँ भाई जातवाद से थोड़ा दूर रहो, इतना छुआछूत पर मत रहो। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की थी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए गांधी जी सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब आप ये भी देखते हैं कि अब आप ये देखते हैं कि ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये कंटेम्प्रेरी इंडिया में बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। क्यों, अभी भी मतलब कम तो कर दिया गया लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मैरिज पैटर्न में आप देखते हैं कि एक जात का आदमी दूसरे जात से, मतलब उसी जात के आदमी से शादी करेगा, दूसरे जात से शादी नहीं करेगा। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ में भी आप देखते हैं कि पैसे के मामले में भी जो अभी है, अभी भी कास्ट सिस्टम चल रहा है। अपर कास्ट अभी भी अपने आप को डोमिनेट समझती है मिडिल क्लास के रूप में या फिर लोअर क्लास के रूप में, लोअर कास्ट के रूप में। ठीक है, अब आप देखते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो जातिवाद है, ये अब किस रूप में बदल गया है। अब ये बदल गया है आपकी किस तरीके से, अब ये बदल गया है कि हमारा, आप सब समझते हैं कि मेरी जात जैसी होगी उसी तरीके से मेरा जो सोशल बैकग्राउंड है, मेरी जो कम्युनिटी है, मेरा जो समाज है, मुझको उसी तरीके से इज्जत देगा, उसी तरीके से मुझे समझेगा। ठीक है, लेकिन ये जो बिलीव है ये हमेशा, ये क्या था, ये ऑलवेज नॉट सपोर्टेड बाय एक्सपीरियंस। ये जो कह सकते हैं जात की जो व्यवस्था थी ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले इसको एक्सपीरियंस के आधार पर था, आप कौन सा काम कर रहे हैं, यानी उसके क्षेत्र में राजा के यहाँ काम करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता था और ट्रेड करने वाले को वैश्य कहा जाता था। पॉलिटिक्स के अंदर आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर जब बात आती है कैंडिडेट के सिलेक्शन की, तब भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होता है आपका कास्ट। क्यों, क्योंकि जब आप लोग उस कैंडिडेट को देंगे तभी वो कैंडिडेट वहाँ के लोग जिनके अंदर कास्ट का सेंटीमेंट भरा हुआ है, जिनको लगता है भैया हमारे जात का आदमी खड़ा हो गया तब तो हमारी नैया पार हो जाएगी, तो ऐसे आदमियों के लिए जो कैंडिडेट है वो उनको अपील कर पा रहा होता है, उनके लिए अट्रैक्टिंग होता है और इसी कारण से वो गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट दे पा रहा होता है।
आगे आप देखते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जब से आ गई कि भैया सब जात के लोगों को वोट देने का अधिकार है, बस आपकी उम्र होनी चाहिए। और साथ साथ जब से 1 पर्सन 1 वोट की बात आई, यानी एक आदमी के लिए एक ही वोट निश्चित है, एक से ज़्यादा वोट आप नहीं दे सकते, तब से क्या हुआ है, ये जो कास्ट बेस्ड थोड़ा सा वोट का चल रहा था ये थोड़ा सा कम हुआ है, इसको थोड़ा कंट्रोल में लाया जा चुका है। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर भी कास्ट बहुत ज़्यादा काम करती है, लेकिन आपको कुछ अदर फैक्टर्स पर भी काम करना होगा। जैसे अगर आप उस जात के हैं तब जरूरी नहीं है आपको वहाँ के समाज के लिए खड़ा ही कर दिया जाएगा। आपके पास जो वहाँ की जो पार्टी है उसके लिए आप लॉयल भी होने चाहिए, आपके पास पैसा रुपया भी होना चाहिए, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर बहुत समय से क्या कर रही होती है, बढ़िया परफॉर्मेंस अगर कर रही होती है, तभी आपको गवर्नमेंट वहाँ पर टिकट देगी और वहाँ पर जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। अब पॉलिटिक्स किस तरीके से कास्ट के अंदर काम कर रही होती है इसको हम लोग अब जान लेते हैं। मेरी ख्याल से अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई मेरी वो कहाँ गई, ठीक है ठीक है ठीक है, बवंडर मच गया था भाई पूरा। अब आइए, तो हमने देख लिया कि पॉलिटी जो हमारे जो राजनीति है वो कास्ट को किस तरीके से यूज़ करती है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि कास्ट किस तरीके से यूज़ करती है पॉलिटिक्स को, जात किस तरीके से यूज़ करती है राजनीति को। तो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटी बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल अरेना, रिजल्टिंग इन द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट रादर देन पॉलिटिक्स हैज बिकम कास्ट रीडन। अब आप देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ये क्या कर रही होती है, जब एक कास्ट सिस्टम के आधार पर वोट को ले रही होती है, तब आप कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम है इसको आप लोग लेकर चले आते हैं। जो पॉलिटिकल अरीना है, जो राजनीतिक जंग है, इसके अंदर आप जात को भी लगा देते हैं। जब आप लोग क्या करते हैं, जब जात के आधार पर पॉलिटिक्स को देखने लगते हैं, इसके कारण होता क्या है कि जब हम कोई जैसी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे जो कि कास्ट रीडन हो, जो कि कास्ट को क्या कर सके, कास्ट को कम कर सके, वो जो पॉलिटिक्स है वो खुद ही कास्ट रादर हो जाती है, वो खुद ही कास्ट के भरोसे जब बनकर आई है तो कास्ट को रोके ही कैसे। अब कास्ट प्लेज डाइवर्स रोल इन पॉलिटिक्स, प्रोवाइडिंग डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज इंक्लूडिंग दलित एंड ओबीसी विद स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज। आप ये देखते हैं कि कास्ट जो है वो भी पॉलिटिक्स का फुल यूज़ करती है, क्योंकि कास्ट भी अपना अपना पूरा मतलब निकाल लेती है पॉलिटिक्स के नाम पर। क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जो कम्युनिटी है वो क्या करती है, जैसे दलित और ओबीसी जैसी कम्युनिटी हैं, ये क्या चाहती हैं, ये इनको इसीलिए वोट देती हैं क्योंकि ये सोचती हैं कि ये हमारी डिमांड को पूरा कर देंगे। और इनकी डिमांड ऐसी वैसी नहीं है, इनकी डिमांड ये है कि हमको पावर और रिसोर्सेज में शेयर मिले। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि हम लोग छोटी जात से हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ना केवल पॉलिटिक्स कास्ट को यूज़ करती है बल्कि कास्ट भी यूज़ कर रही होती है पॉलिटिक्स को। अब हाउएवर एक्सेसिव फोर्स ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। अब आप देखते हैं कि कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी है अगर आप जो कास्ट है वो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे या फिर पॉलिटिक्स कास्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, तब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, और नेगेटिव इम्पैक्ट ही है भैया ज़्यादा। कह रहा है कि रिलीजन पॉलिटिक्स सोलली बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटीज अनहेल्दी फॉर डेमोक्रेसी, डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम क्रिटिकल इशू लाइक पॉवर्टी डेवलपमेंट एंड करेक्शन। आप देखते हैं कि ये जो अगर जो राज्य है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, अगर पॉलिटिक्स जो है वहाँ की किसी क्षेत्र की केवल इसी आधार पर बनेगी भैया कि वहाँ पर जो जात है वो बहुत ज़्यादा है, तब आप देखेंगे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट बनेगी उसकी पूरी ज़िंदगी तो उस कास्ट का पेट भरने में ही निकल जाएगी, उस कास्ट की डिमांड को ही पूरा करने में निकल जाएगी। और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में राज्य को इसलिए बनाया गया क्योंकि जब ये गवर्नमेंट बनेगी, जब ये गवर्नमेंट आएगी, तब ये वहाँ की कास्ट को तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, कास्ट को तो बहुत ज़्यादा कम ही करेगी, कास्ट की जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको तो कम करेगी, लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ पर कुछ ज़्यादा डाइवर्टिंग अटेंशन है, मतलब ये क्या कर देती है, अटेंशन को, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है डाइवर्ट कर देती है, वो अटेंशन जहाँ पर गवर्नमेंट को एक्चुअली में काम करना चाहिए था, जैसे गरीबी हो गई, डेवलपमेंट हो गया और करप्शन हो गया, इन सारी चीज़ों पर काम करने के लिए गवर्नमेंट को बनाया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि इस कास्ट का पेट भरने के लिए, इन कास्ट की डिमांड्स को भरने के लिए ही साल निकल गया, पूरा समय निकल गया पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट का। कास्ट डिवीजन में लेड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस डिटरेटिंग फ्रॉम ब्रॉडर सोसाइटी प्रोग्रेस। आप देखते हैं जिस तरीके से पहला चैप्टर जो आपका पावर शेयरिंग है, इसके अंदर आप देखते हैं किस तरीके से जब श्रीलंका के अंदर जो मेजॉरिटी थी उसका सपोर्ट करने लगी राज्य, तो माइनॉरिटी ने पूरी बैंड बजा दी इनकी। उसी तरीके से आप देखते हैं अगर कोई कास्ट के आधार पर गवर्नमेंट बनेगी तो जो गवर्नमेंट है वो मजबूर हो जाएगी उस कास्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो जिस कास्ट के आधार पर वो बनेगी वहाँ पर वो कास्ट मेजॉरिटी में है, तो जो कास्ट माइनॉरिटी में रहेगी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए मेजॉरिटी वाली कास्ट और माइनॉरिटी वाली कास्ट के बाद बीच में टेंशन हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, दंगे फसाद भी हो सकते हैं, मार कुटैया भी हो सकती है। इसलिए जो
ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बात की गई थी कि पूरी ब्रॉडर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ा रहा होगा गवर्नमेंट, वो सोसाइटी अब केवल लड़ाई को सुलझाने में ही रह जाएगी। वो सोसाइटी पूरी अब केवल इसी बात पर रह जाएगी, भैया हमारी जात वाले बड़े हैं कि तुम्हारी जात वाले बड़े हैं। ठीक है, तो ये है आपकी आज की क्लास, ये है आप आज का मुद्दा। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का क्विक रिवीजन भी आप तक पहुँच ही रहा होगा जल्द ही। ठीक है, आपके पास ये इसका क्विक रिवीजन पहुँच रहा होगा, और इसके बाद फिर हम लोग आगे आपकी इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो इसका क्विक रिवीजन भी आपको आज या कल में ही मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलता हूँ अगली क्लास में। बहुत 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 धन्यवाद।